एपिसोड की शुरुआत एक बेहद गंभीर और रहस्यमयी वातावरण के साथ वेनिस की खूबसूरत लेकिन खतरनाक शहर में होती है, जहां एक तरफ वेनिस अपनी कनाल्स और पुरानी बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ यहां कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो इंसानियत के लिए एक नया खतरा बन चुकी हैं। एपिसोड का आगाज कूपर और जॉर्डन से होता है, जो इस वक्त वेनिस में मौजूद हैं। हालात इतने नाजुक और डरावने हैं कि वेनिस की टीम कोई भी जोखिम या रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उन्हें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई आम जुर्म नहीं है, बल्कि किसी ऐसी बीमारी या इन्फेक्शन से जुड़ा है जो जानलेवा हो सकता है। इसलिए बचाव और सावधानी बरतते हुए कूपर और जॉर्डन पूरी तरह से तैयार होते हैं। वो दोनों हैज़मैट सूट्स पहनते हैं, जो कि उन्हें किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया से बचाने के लिए ज़रूरी है। उनका ये रूप देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। दोनों एजेंट्स अपने गियर्स को चेक करते हैं और क्राइम सीन की तरफ बढ़ते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ का दृश्य बेहद भयानक होता है। बेड पर एक विक्टिम, जो कि एक महिला है, पड़ी हुई मिलती है। उसका जिस्म बेजान है, लेकिन जिस हालत में वो मिलती है वो किसी भी कमज़ोर दिल वाले इंसान को दहला देने के लिए काफ़ी है। उस महिला की पूरी चेस्ट कैविटी यानी छाती का हिस्सा खुला हुआ था और अंदर के ऑर्गन्स एक्सपोज्ड थे। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के साथ कोई खौफनाक प्रयोग किया गया हो या किसी चीज़ ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। कमरे का मुआयना करते हुए उनकी नज़र दीवार पर पड़ती है। वहाँ खून या किसी और सब्सटेंस से एक अजीब सा निशान बना हुआ था। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये एक मिस्र की प्राचीन लिपि यानी इजिप्शियन हायरोग्लिफ है। इस खास सिंबल का मतलब सुंदरता या ब्यूटी होता है। ये संकेत इस बात का सबूत था कि ये कत्ल सीधे तौर पर उस रहस्यमयी ब्यूटी ड्रग से जुड़ा हुआ है जो लोगों की जान ले रहा है। इसी दौरान कहानी का रुख वेनिस से हटकर रोम की तरफ मुड़ता है, जो अपनी अलग ही दुनिया में व्यस्त है। यहाँ हमारी मुलाकात एंटोनियो से होती है, जो कि पेशे से एक हत्यारा या असैसिन है। एंटोनियो का अंदाज शांत लेकिन खतरनाक है। वो अपने शिकार यानी टारगेट पर गहरी नज़र रखे हुए है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शिकारी अपने शिकार को घेरे में लेने से पहले उसकी हर हरकत को नोट करता है। तभी उसके पास बायरन का फ़ोन आता है। बायरन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक टेक बिलियनर है जिसका नाम और पैसा दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उसकी असलियत काफ़ी काली है। बायरन का कनेक्शन सीधे तौर पर उस ब्यूटी ड्रग से है, जो इस पूरे हंगामे की वजह है। फ़ोन पर बायरन अपने आदमी एंटोनियो से अपडेट मांगता है। बायरन की आवाज़ में एक घमंड और क्रूरता साफ सुनाई देती है। वो एंटोनियो को साफ शब्दों में आदेश देता है कि जो भी टारगेट है उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो उसे दर्द का एहसास दिलाए। बायरन बताता है कि इस टारगेट ने उससे वो खास ब्यूटी सिरम और बूस्टर्स चुराए थे, जो असल में बायरन और उसके अमीर दोस्तों के लिए बनाए गए थे। ये सिरम कोई मामूली दवाई नहीं थी, बल्कि अमीर लोगों के लिए हमेशा जवान और सुंदर दिखने का एक जरिया थी। टारगेट ने ना सिर्फ इसे चुराया, बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर मुनाफा भी कमाया। बायरन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। एंटोनियो, जो कि अपने काम में माहिर है, बिना कोई सवाल किए अपने बॉस के आदेश का पालन करता है। वो अपने टारगेट पर हमला करता है और उसे बड़ी सफाई से डिसआर्म कर देता है, यानी उसके हथियार छीन लेता है और उसे बेबस बना देता है, ताकि बायरन की ख्वाहिश के मुताबिक उसे दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाया जा सके। वापस वेनिस में कूपर और जॉर्डन की जांच पड़ताल जारी रहती है। उन्हें विक्टिम के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी थी, ताकि वो इस केस की तह तक पहुंच सके। उन्हें विक्टिम के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो मिलती है जो उसने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड की थी। ये वीडियो एक आखिरी पैगाम की तरह थी। वीडियो में वो मॉडल बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, ऐसा मत करना या डोंट डू इट। उसकी आवाज में खौफ और पछतावा साफ झलक रहा था। पुलिस और एजेंट्स के लिए ये एक बड़ी पहेली बन गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चेतावनी असल में किसके लिए थी। क्या वो मॉडल अपने आप से बात कर रही थी, या वो किसी और को उस ब्यूटी ड्रग को लेने से रोक रही थी, या फिर वो अपने हत्यारे से रहम की भीख मांग रही थी। इस वीडियो ने केस को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया था। कूपर और जॉर्डन फैसला करते हैं कि उन्हें इस विक्टिम की जिंदगी और उसके कनेक्शंस को और गहराई से खंगालना होगा, ताकि वो इस डोंट डू इट का असली मतलब समझ सकें। लेकिन इससे पहले कि वो वेनिस में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा पाते, कूपर के पास एक ज़रूरी कॉल आती है जो उनके प्लान्स को बदल देती है। खबर मिलती है कि न्यूयॉर्क में एक और धमाका हुआ है। ये ब्लास्ट कॉन्डे नास्ट के कैफेटेरिया में हुआ है, जो कि फैशन और मीडिया की दुनिया
दुनिया का एक बड़ा नाम है। इस घटना ने साबित कर दिया कि ये मामला सिर्फ वेनिस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल संकट बनता जा रहा है। कूपर को ऑर्डर मिलता है कि उन्हें अगली सुबह ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना पड़ेगा। ये सुनकर माहौल में तनाव और बढ़ जाता है, क्योंकि वक्त कम है और खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस भागदौड़ और टेंशन के बीच कूपर और जॉर्डन के बीच की निजी जिंदगी और उनके रिश्ते की उलझनें भी सामने आती हैं। दोनों के बीच एक कैजुअल सेक्स का रिश्ता है, जहां वो बिना किसी कमिटमेंट के एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। जॉर्डन इस बात को लेकर थोड़ा असहज महसूस कर रही होती है। वो कूपर को उनके बीच की बाउंड्रीज या सीमाओं की याद दिलाती है। जॉर्डन का कहना है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कूपर उसे जज कर रहा है, यानी उसके चरित्र पर शक कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जॉर्डन को दूसरे मर्दों के साथ सोना पसंद है। जॉर्डन को लगता है कि ये नाइंसाफी है कि जब वो कैजुअल रिश्ते में है तो कूपर को उसकी दूसरी पसंद या डिसीजंस पर कोई आपत्ति या जजमेंटल रवैया नहीं रखना चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन उनके बीच के इमोशनल डिस्कनेक्ट को दर्शाता है। कूपर, जो कि अपने अंदाज में काफी कॉन्फिडेंट और बेपरवाह दिखता है, जॉर्डन को तसल्ली देता है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक है और उसे कोई परेशानी नहीं है। कूपर का मानना है कि वो खुद में इतना काबिल है और गुड इनफ है कि जॉर्डन उसके पास वापस आती रहेगी, चाहे वो किसी और के पास क्यों ना जाए। यहाँ कूपर अपनी सोच जाहिर करता है कि आजकल लोग सिर्फ सेक्स पर ध्यान देते हैं और यही वजह है कि हर कोई हमेशा अट्रैक्टिव और सुंदर दिखने की कोशिश करता है, ताकि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और उन्हें सेक्स मिल सके। उसकी बातों में एक किस्म का फिलोसॉफिकल लेकिन थोड़ा सिनिकल नजरिया था कि दुनिया ब्यूटी के पीछे सिर्फ शारीरिक जरूरतों के लिए भाग रही है। ये बातचीत खत्म होने के बाद कूपर जॉर्डन को बार में ही छोड़ देता है, जहां जॉर्डन एक दूसरे आदमी से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। कूपर वहां से निकल जाता है, शायद ये दिखाने के लिए कि उसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए। जब कूपर वापस अपने होटल की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में सुनसान सड़क पर अचानक उस पर हमला हो जाता है। सूट्स पहने हुए कुछ अनजान आदमी, जो प्रोफेशनल किलर्स लग रहे थे, उस पर टूट पड़ते हैं। ये हमला इतना अचानक होता है कि कूपर को संभलने का मौका मुश्किल से मिलता है, लेकिन कूपर एक ट्रेन्ड एजेंट है, इसलिए वो किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो आदमी हार नहीं मानते और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वेनिस की तंग गलियों में एक इंटेंस चेस सीक्वेंस शुरू होता है। आखिरकार बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जहां कूपर को अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस जानलेवा संघर्ष में कूपर अपनी जान बचाने के लिए उन हमलावरों में से 2 आदमियों को मार गिराता है। ये घटना दर्शाती है कि दुश्मन अब खुलकर सामने आ गया है और कूपर की जान को हर कदम पर खतरा है। दूसरी तरफ जॉर्डन की रात एक अलग ही दिशा में जा रही होती है। बार में जिस अजनबी आदमी से वो मिली थी, उसके साथ वो उसके घर चली जाती है। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और वो फिजिकल हो जाते हैं। जॉर्डन, जो अपनी आज़ादी और डिज़ायर्स को एक्सप्लोर कर रही थी, उस वक्त अनजान थी कि ये फैसला उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रात गुजरने के बाद जब अगली सुबह जॉर्डन की आंख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका था। उसे एक तेज बुखार महसूस होता है, उसका शरीर तप रहा था। सबसे अजीब बात ये थी कि उसे पानी की एक शदीद तलब हो रही थी, जैसे उसके अंदर सब कुछ सूख रहा हो। ये वही लक्षण थे जो पहले एपिसोड में जेरेमी के साथ हुए थे। धीरे धीरे जॉर्डन को दर्दनाक बदलाव महसूस होने लगते हैं। ये वही खौफनाक मेटामॉर्फोसिस या परिवर्तन था जो ब्यूटी ड्रग या उस वायरस का असर था। जॉर्डन, जो कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक थी, अब उस अनजान बीमारी की गिरफ्त में आ चुकी थी और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसका अंजाम भी शायद वैसा ही होगा जैसा बाकी विक्टिम्स का हुआ है। इस दर्द और खौफ के साथ एपिसोड एक हैरान कर देने वाले मोड़ पर खत्म होता है।